हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर, जैसे आप जानते हैं। और हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारा ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप जितने क्वेश्चंस हमने कराए थे सारे क्लियर होंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इसका कुछ नया पार्ट। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। Sana decided to start practicing for an upcoming marathon. She decided to gradually increase the duration. She can run for 10 minutes on a day one and increase the duration 5 minutes every day. ठीक है. From which day onwards will she be running for 2.5 hours more? Show your work. मतलब ये कह रहे हैं कि वो 10 मिनट एक दिन में, एक सेकेंड सॉरी, शी कैन रन फॉर 10 मिनट्स ऑन अ डे वन। 10 मिनट पहले दिन में और इंक्रीज करती है अपने ड्यूरेशन को 5 मिनट हर दिन। मतलब पहले दिन वो 10 मिनट रन करेगी और दूसरे दिन वो हर दिन 5 मिनट अपने उसको रनिंग को बढ़ाती चली जा रही है। आज 10 मिनट, कल 15, परसों 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे। तो इसका मतलब जो ए है यहां से अगर मैं बात करूं तो ए की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। जी डी जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फ्रॉम विच डे ऑनवर्ड्स विल शी बी रनिंग फॉर 2.5 आवर्स और मोर। मतलब कौन से दिन से वो 2.5 घंटा या 2.5 घंटे से ज्यादा रनिंग करने लगेगी। मतलब ए एन आपको 2.5 आवर्स दे दिया है, 2.5 आवर्स। अब आप अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 इंटू 60, यानी कि कितना हो जाएगा, 150 मिनट। ठीक है, 150 मिनट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 150 मिनट। ये ए एन है। तो आपको क्या निकालना है, एन। किस दिन से ऑनवर्ड्स, किस दिन से वो 2.5 घंटा या उससे ज्यादा रनिंग करने लगेगी। तो ए एन दे दिया आपको। तो फॉर्मूला है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह आप क्या रखोगे, 150। ए की जगह आप क्या रखोगे, 10। एन आपको निकालना है और डी की वैल्यू है 5। इसको इधर लाके माइनस कर दीजिए, ये 10, यहाँ एन माइनस वन इंटू 5, ये बचेगा 140, ये 5 एन माइनस वन, और ये 28, और ये एन माइनस वन इधर आएगा। तो 29 डेज, मतलब 29वें दिन से वो 2.5 घंटा या उसके ज्यादा चलना शुरू कर देगी, मतलब रनिंग करना शुरू कर देगी। फ्रॉम विच डे, किस दिन से वो 2.5 घंटा या उससे ज्यादा रन करेगी। तो 2.5 घंटा कौन से दिन से करना शुरू कर देगी, 29 डेज से। हमें यही निकालना था, किस दिन से। तो 29 डेज हमारा ये हो गया। उसके बाद जितने भी दिन होंगे 30 डेज, उससे ज्यादा भागेगी, फिर उससे ज्यादा भागेगी। तो यही हमारा क्वेश्चन था। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे लाडलों, जल्दी से। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट। टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन have the same first term. The common difference of one progression is 4 more than the other progression. ठीक है। 124 term of the first term progression is same as 42 term as the second. Find on the set of possible values of the common differences. Okay, कोई दिक्कत नहीं है। दो एपी हैं। पहली एपी जो है मैं लिख रहा हूं आपके सामने, पहले फिर समझाऊंगा आपको, ठीक है। दो एपी हैं, दोनों की एपी, पहले वाले की एपी को मैं ए ले लेता हूं, A1 ले लेता हूं, इसकी फर्स्ट टर्म ए है। और दूसरी वाली को मैं A2 ले लेता हूं, इसकी भी फर्स्ट टर्म ए है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन इज मोर देन दी अदर प्रोग्रेशन। अगर अगर इसकी कॉमन डिफरेंस x है
D1 का, तो D2 का जो होगा वो x+4 होगा, ऐसे ले लेते हैं। 124 टर्म जो है फर्स्ट की, जो मतलब पहले वाले की जो 124th टर्म है, इसकी जो 124th टर्म है, मान लेते हैं अगर इसकी 124 टर्म के है, तो वही इसकी 42 टर्म होगी। मतलब अगर समझो समझो समझो, दो एपी हैं, एक की A1, पहले वाले एपी की फर्स्ट टर्म A1 जिसकी वैल्यू है A, दूसरे वाले की एपी की फर्स्ट टर्म A2 जिसकी वैल्यू है A, दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन में कहा है। फिर बाद में कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 ज्यादा है दूसरी एपी से। मतलब अगर इसका कॉमन डिफरेंस x है तो इसका कॉमन डिफरेंस x+4 होगा। आगे कह रहा है के 124 टर्म जो है फर्स्ट एपी की, जो भी है वो मैंने के ले ली, वो दूसरी एपी की 42 टर्म्स ऑफ द सेकंड एपी के बराबर होगी। मतलब जो इसकी 142 टर्म है वही इसकी 24 टर्म होगी। तो आपको ये बताना है कि कॉमन डिफरेंस की पॉसिबल वैल्यूज क्या आने वाली है। आइए, इसकी 1.124 टर्म क्या लिखते हैं हम, A+123D। तो 124 टर्म को आपने ले लिया है K, और A आपके पास A है, और 123 और D की वैल्यू आपने ले ली है K। D की वैल्यू कितनी ले ली है आपने, K ले ली है इसकी, K नहीं X, सॉरी, D की वैल्यू कितनी है, X है, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब आ जाइए इसकी 24 टर्म पर। इसकी 24 टर्म का मतलब हो जाएगा 24 नहीं 42, सॉरी ये 42 था, 42 टर्म। तो A42 मतलब A+41D, ये भी कितनी है, ये भी K है, ये A है, ये 41 है, और इसका जो D है वो x+4 है। क्या है, x+4 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां से ये इक्वेशन 2 है। पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर देखेंगे तो दोनों ही के बराबर हैं। तो आप यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मेरे लाडलों देखो, तो ये भी के ये भी के, यानी ये दोनों बराबर होंगी। तो A+123x इज इक्वल टू A+41 x+4। ए से ए कैंसिल, 123x इज इक्वल टू 41 को अंदर भेजो, 41x प्लस 164, इसको इधर लाके माइनस करो, तो ये हो जाएगा 123x और माइनस का 41x और इज इक्वल टू में 164। कितना बचने वाला है, 2 12 4 8, 82x इज इक्वल टू 164। तो x की वैल्यू 164 अपॉन 82, कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स चला जाएगा, तो x आ जाएगा 2। x कितना आ जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस पहले वाली एपी का x था, तो कॉमन डिफरेंस पहली वाली एपी का 2, दूसरी वाली एपी का कॉमन डिफरेंस ये था, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2+4 यानी कि 6। तो कॉमन डिफरेंस का सेट क्या बनेगा, 2, 6। फाइंड वन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस। तो 2 और 6, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका बहुत तेजी के साथ, जल्दी से। हुआ, जल्दी से लेंगे। हो गया, चलिए आगे चलेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन एपी is the same as the sum of first 7 term of the same AP. Can such an AP exist? क्वेश्चन समझ गए। कह रहे हैं कि एक AP का जो सम है 2 टर्म का वो बराबर है उस AP की सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम AP। मतलब एक AP है, AP एक ही है, उसकी पहली 2 टर्म का सम उसकी पहली 7 टर्म के सम के बराबर है। क्या ये एग्जिस्ट करती है एपीएसी? इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे कि S2 जो है वो S7 के बराबर है। S2 का मतलब
फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, n/2 होता है, 2a होता है, प्लस होता है n-1 और d होता है। तो S2 जब मैं लिखूंगा तो S2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/2 2a प्लस 2-1 इंटू डी, मतलब S2 की वैल्यू हो जाएगी 2/1, मतलब 2a प्लस डी, 2-1 1। S7 की मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगी 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी। S7 7/2 2a प्लस 6d, तो S7 7/2 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले आओ तो क्या बचेगा, a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल, तो S7 इज इक्वल टू 7 बाहर a प्लस 3d, दिस इज इक्वेशन सेकेंड और दिस इज इक्वेशन 1। S2 और S7 दोनों बराबर हैं, S2 और S7 दोनों बराबर हैं, S2 और S7 दोनों बराबर हैं, तो S2 की वैल्यू क्या है 2a प्लस डी है मेरे लाडलों, और S7 की वैल्यू क्या है 7 इंटू ए प्लस 3d है। बहुत बढ़िया, ये 2a और ये d, ये 7a और ये 21d, 2a माइनस 7a 21d माइनस डी, 2 माइनस 7 माइनस का 5 है, 21d माइनस डी 20d कैंसिल, ए की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू 4d, मतलब ए की वैल्यू माइनस का 4d, ये आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई -4d आ गई। भाई सही है, भाई सही है, भाई यहां पर सही है बात, a इज इक्वल टू -4d आ रहा है, तो आप d की वैल्यू चेंज करते जाइए, a आपको नया मिलता चला जाएगा, जैसे जैसे d बढ़ेगा तो वैसे वैसे, लेकिन क्या ये AP होगी, देखेंगे, आइए, अगर d को मैं 1 ले लूं तो a इज इक्वल टू -4, अगर d को मैं 2 ले लूं, अगर d को मैं 2 ले लूं तो a इज इक्वल टू -8, अगर d को मैं 3 ले लूं तो a इज इक्वल टू -12, तो क्या ये AP है, -4 आ रही है, -8 आ रही है, -12 आ रही है, तो -8 + 4 -4, -12 + 8 -4, दिस इज एन AP, ये क्या फॉर्म कर रही है AP। तो हाँ, ये इस तरह की AP एग्जिस्ट करेगी जिसकी पहली 2 टर्म का सम उसकी पहली 7 टर्म के सम के बराबर होगा। तो ये AP लिख दी हमने, आपके सामने है, जस्टिफाई और आंसर, पूरा आंसर जस्टिफाई कर दिया है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी किसी तरह की, बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलिए चलिए, बहुत जल्दी से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हुआ हुआ हुआ, चलिए नेक्स्ट। एनिमेशन इज अ मेथड in which a sequence of image are manipulated to appears as moving object। एनिमेशन एक मेथड है जिसमें इमेज को एडिट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। एन एनिमेशन स्पेशलिस्ट वांट्स टू शो द ग्रोथ ऑफ अ सैपलिंग इनटू अ ट्री थ्रू एनिमेशंस, शी फॉलोज द स्टेप्स फॉलो। ट्री को, एक ट्री का जो सैपलिंग है उसको एनिमेट करके दिखाया, किस तरह से, शी डेवलप द फर्स्ट इमेज बाय डिजाइनिंग अ सैपलिंग कंटेनिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ लीव्स, शी डेवलप सेकंड इमेज बाय एडिंग 15 लीव टू द फर्स्ट इमेज, शी डेवलप टू द थर्ड इमेज बाय एडिंग 22 लीव्स टू द second image, then the fourth image by adding 29 leaves to the third image, and so on. If she continue to the process in the same manner, how many leaves will she be adding to the 25th image to develop 26 image? ठीक है, show your work। AP बन रही है या नहीं बन रही है आपको सिंपली ये बताना है। तो उसने 15 लीव्स ऐड की फर्स्ट इमेज में,
सेकंड इमेज बनाने के लिए, सेकंड मतलब A2 बनाने के लिए उसने पहली इमेज में A में 15 लीव्स ऐड कर दी, ठीक है, सही है। दूसरा, उसने थर्ड इमेज बनाने के लिए 22 लीव्स ऐड कर दी सेकंड इमेज में, मतलब A2 प्लस 22, उसने 29 लीव्स ऐड कर दी थर्ड इमेज में फोर्थ बनाने के लिए। तो थर्ड इमेज में 29, तो 15, 7 22 और 7 29 मेरे हिसाब से AP बनना चाहिए। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बस मुझे ये निकालना है और इसको मैं निकाल सकता हूं बहुत आसानी से। कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसको क्या मैं ये कह दूं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 15। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 15 क्या होता है, D कितना आ गया, 15 आ गया। A3 माइनस A2 नीचे, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना है, 22। इसको क्या कह दूं मैं, इसको मैं कह सकता हूं, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना है, ये भी D होगा, ये भी क्या होगा, D होगा। A3 में से A2 माइनस करेंगे तो D होगा, और D इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, वेट 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 वेट, D 22। चलो एक काम करो, सुनो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी बात सुनो भाई। A2 को आप क्या लिखते हो, A प्लस डी लिखते हो, A3 को क्या लिखते हो, A प्लस 2D लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो यहाँ पर जो ये A प्लस, यहाँ पे अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो D मेरे पास कितना आ रहा है, ऐसे समझो, अगर ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी है, तो D की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई, ठीक है। और A3 माइनस A2, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस 22 है, तो A3 जो होता है वो कितना होता है, A प्लस 2D होता है, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 2D की जगह कितना लिख रहा है, 15 30, 2D की जगह 22 लिख रहा है, तो ये आ गया 15 और ये 3, 15 7 22 और 7 29। नहीं, इसका थोड़ा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हमें। A2 A प्लस 15 है, A3 A2 प्लस 22 है और ये A4 A प्लस A3 इतना है। मैं थोड़ा सा और मेथड इसको देखना चाह रहा हूँ कि जिसकी वजह से सिंप्लीफाई और आसानी के साथ हो जाए। A3 माइनस A2 और A2 की वैल्यू इतनी है, एक सेकंड रुकना एक सेकंड रुकना एक सेकंड, समझो बात को। अगर आप इसको A2 कह रहे हो और ये A प्लस 15 है ना, ये पहली बात है, तो आप A3 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना ले रहे हो यहाँ पे 22, तो A3 तो ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 15 है इज इक्वल टू 22, तो A3 माइनस A1 माइनस 15 इज इक्वल टू 22, तो A3 माइनस A1 और ये 22 और 5 27 और 10 37, ठीक है ना, ठीक है ना। एक बात समझते हैं, तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, अगर मैं A3 को लिख दूं A प्लस 2D और मैं इसको लिख दूं माइनस का A प्लस डी, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है यहाँ से 37 है, ये कैंसिल, ये D 37 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ छूट रही है, क्योंकि वहाँ अगर मैं देखूंगा तो A प्लस डी माइनस A, तो D की वैल्यू 15 आ रही है ना। एक सेकंड कुछ देखते हैं, कुछ छूट रहा है शायद,
तो देखिए हमें ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक कर रहे हैं शायद। ये कह रहा था कि सेकंड इमेज डेवलप करने के लिए 15 लीव ऐड की, थर्ड इमेज डेवलप करने के लिए 22 और फोर्थ इमेज करने के लिए 29। तो हमें ये सब करना ही नहीं है ना यार, इतना सारा काम करने की जरूरत ही नहीं है। हम इसको ऐसे ना समझें कि जब दूसरी इमेज बनाता है तो 15 लीव ऐड करता है पहली इमेज में, जब तीसरी बनाता है तो दूसरी इमेज में 22 लीव ऐड कर रहा है, और जब चौथी बनाता है तो तीसरी में 29 ऐड कर रहा है। मतलब ये कुछ ऐसे कर रहा है ना, एडिशन जो कर रहा है वो 15 किया, फिर 22 किया, फिर 29 किया। हम इसको टर्म्स नहीं ले सकते, गलत हो जाएगी बात। 15, 22, 29 और ऐसे ही ऐड कर रहा है। तो 25 इमेज डेवलप करने के लिए, 26 इमेज बनाने के लिए उसे कितनी लीव्स ऐड करनी पड़ेंगी? तो जैसे पहली बनाने के लिए उसको सेकंड बनाने के लिए 15 लीव ऐड करनी पड़ रही थी, है ना। तो इसी तरह से 25 इमेज से 26 इमेज डेवलप करने के लिए उसे कितनी लीव्स ऐड करनी पड़ेंगी? तो देखिए ए कितना हो गया, 15 हो गया, डी कितना हो गया, 7 हो गया। आप अगर आप यहां पर देखो तो ए इतना है और डी इतना है। आपको कौन सी इमेज बनानी है? आपको जो इमेज बनानी है वो बनानी है 25। 25 इमेज बनाने के लिए, 25 इमेज टू डेवलप 26 इमेज। तो ए 25 कितना हो गया यहाँ से, ए प्लस 24 डी। तो ए हमारे पास कितना है, 15 है, और 24 और डी कितना है, 7 है। तो ये हो गया 15 प्लस 24 इंटू 7। तो ये कितना हो गया, 8 दो 168 68 173 183। मतलब उसको 26वीं इमेज जनरेट करने के लिए 183 लीव्स ऐड करनी पड़ेंगी। देख रहे हो ना, सेकंड बनाने के लिए 15, तो यहां 15। अब इसका मतलब जो बना रहा है वो n से n+1 जाने के लिए वो ये क्या कर रहा है, ये इमेज ऐड कर रहा है 15, 22, 29। अब कौन सा नंबर आने वाला है, 25 से 26 पर जाने के लिए 183 का नंबर आने वाला है। समझ रहे हैं बात को? तो ये है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का कि 25वीं इमेज टू डेवलप 26 इमेज, मतलब फोर्थ इमेज डेवलप करने के लिए थर्ड में कितनी ऐड करेगा। तो 26 इमेज डेवलप करने के लिए कितनी इमेज ऐड करना पड़ेगा, लीव्स को 183 लीव्स को ऐड करना पड़ेगा। समझ गए बात को? ये था। तो ये हमारा एपी बन रहा था, तो ये हमने यहाँ पर बनाकर इसको दिखा दिया है। इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे जाएंगे हम इस पर जल्दी से। कम ऑन फास्ट। हो गया हो गया हो गया, जल्दी लीजिए, फिर आगे चलेंगे बहुत तेजी के साथ, फास्ट। चलिए 14, 21, 28, 35 एंड दिस दो एपी हैं। इस तरह से हैं कि पी टर्म जो है फर्स्ट एपी की वो सेकंड पी टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज सेम एज द क्यू टर्म ऑफ द सेकंड एपी। कोई दिक्कत नहीं है, पी और क्यू में एक रिलेशनशिप बनाना है, बहुत आसान है। इस एपी की जो पहली एपी है, फर्स्ट एपी, जो फर्स्ट एपी है उसको मैं लिख लेता हूँ। 14 है, 21 है, 28 है, 35 है एंड सो ऑन है। इसकी पहली टर्म तो 14 हो गई और कॉमन डिफरेंस 7 हो गया। इसकी इसकी टू टर्म ऑफ एपी सच दैट पी टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, जो पी टर्म है वो इसकी के मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी एपी पे। दूसरी एपी क्या है, दूसरी एपी है आपकी, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 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 लिखेंगे, है ना। सेकंड एपी लिखेंगे तो वो क्या है भाई, 26 है भाई, 39 है भाई, 52 है एंड सो ऑन है। तो पहली टर्म इस एपी की 26 है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 26 और 3, इसका कॉमन डिफरेंस 13 है। और इसकी भी जो जो क्यूएट टर्म है, जो इसकी क्यूएट टर्म है वो के है,
ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसकी पी एट टर्म निकालूंगा तो ये आएगी ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इसको मैंने क्या ले लिया है, के ले लिया है। ठीक है, ए की जगह पर इसको मैं क्या लिखूंगा, 14 लिखूंगा, पी की जगह पर पी लिखूंगा और डी की जगह पर 7 लिखूंगा। तो k इज इक्वल टू 14 प्लस 7p माइनस 7। तो k इज इक्वल टू 7p प्लस 7। दिस इज अवर इक्वेशन 1। ये पहली एपी से मैंने कौन सी टर्म लिख दी, एपी टर्म लिख दी, एपीएथ टर्म। तो एन की जगह पे पी आ जाएगा बस। क्यूएट टर्म की बात करूंगा तो क्यूएट टर्म जब मैं लिखूंगा तो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। क्यूएट टर्म भी मैं k मानूंगा, क्यों, क्योंकि उसने कहा है जो इसकी पीएट टर्म है वही इसकी क्यूएथ टर्म है, तो मैंने k ले लिया था। a इसकी जो है वो कितनी थी, 26 थी, q की जगह q और d की जगह 13 आ जाएगा। तो ये k इज इक्वल टू 26 प्लस 13q माइनस का 13। तो k इज इक्वल टू 13 प्लस 13q। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो ये भी के और ये भी के, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो 7p प्लस 7 बराबर होगा 13q प्लस 13 के। तो 7p माइनस 13q इज इक्वल टू 13 माइनस 7, सिंपल। तो 7p माइनस का 13q इज इक्वल टू 13 माइनस 7, 6। 13 माइनस 7, 6। कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन p एंड q, ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन p एंड q। तो p और q में रिलेशन यही है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। और ज्यादा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं क्या इसको, देखो यहाँ से मैं ये भी कर सकता हूँ, इसमें यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, p माइनस 1 हो गया, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, q प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया आपका p माइनस 1 इज इक्वल टू 13 अपॉन 7 और q प्लस 1। ठीक है, p माइनस 1 इसको नीचे उतार लाओ, q प्लस 1 इज इक्वल टू 13 अपॉन 7। ये बेस्ट रिलेशन है। तो p माइनस 1 अपॉन q प्लस 1 जो है इसका रिलेशन जो आएगा वो आएगा 13 अपॉन 7। दिस इज द रिलेशन बिटवीन p एंड q। ठीक है, तो एक स्टोन है जो थ्रो किया जाता है एक स्टिल वाटर में, जो फिगर यहाँ दिख रही है, कुछ इस तरह की वेव्स आपने बनती हुई देखी होंगी। आप जैसे ही पानी में कोई पत्थर डालेंगे तो वेव्स ऐसे बनती हैं, ऐसे बनती है ना, बनती चली जाती हैं, उनका रेडियस बढ़ता चला जाता है, वही ये वेव्स हैं। कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं, सर्कुलर फिनोमिना। कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं, जिनका सेम सेंटर होता है, उसी सेंटर से सर्कुलर लूप बनता चला जा रहा है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। Ripple effect, the radius of the first circle is 3 centimeter. If the radius of each subsequent circle 4 centimeter more than the previous one. मतलब पहले का कितना है, पहले का जो है वो 3 है, उसके बाद अगले का 4 है, फिर 4 4 4 बढ़ता चला जा रहा है। और ये बढ़ते बढ़ते ये कह रहा है विच सर्कल हैज रेडियस 43 सेंटीमीटर। कौन से सर्कल का रेडियस 43 सेंटीमीटर होगा। पहले का कितना था मेरे लाडलों, 3, अगले का 4 बढ़ गया तो 7, अगले का 4 बढ़ गया तो 11, अगले का 4 बढ़ गया तो 14। तो हमें बताना है कि वो सर्कल कौन सा होगा जिसका रेडियस 43 सेंटीमीटर होगा। आ जाइए, तो कलर बदलते हैं। तो पहले का 3 है, हमने लिख दिया। रेडियस मैं ऐसे लिखता हूं, पहले का 3 था, 4 प्लस हुआ, 4 प्लस अगले में, तो ये 3 और 4 ये 7 होगा, फिर 4 ज्यादा ये 11 होगा, फिर ये 14 होगा, और लास्ट वाला होगा 43। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 4, लास्ट टर्म 43 हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को डील करना कि पहली टर्म सर 3 हो गई है, सर कॉमन डिफरेंस 4 हो गया है, और जो इसकी nth टर्म है सर वो 43 है।
हमसे ये पूछ रहा है कि n क्या होगा। क्या पूछ रहा है हमसे? n क्या होगा। सर बता देंगे। क्यों? क्योंकि an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an बोले तो 43, a बोले तो 3 प्लस n माइनस वन और d की जगह पर 4। इसको इधर लेकर आएंगे 40, यहां 4 रहने देंगे, ये n माइनस वन है, ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा, यहाँ 10 आएगा, ये n माइनस वन बचेगा, इधर लाके प्लस करेंगे, n आ जाएगा 11। मतलब इसका जो 11वां सर्कल बनेगा, जो 11वीं इसकी जो सर्कुलर पाथ बनेगा, उसका रेडियस 43 सेंटीमीटर होने वाला है। क्लियर है बात? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर हम। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, Ramit is moving towards a stationary source of sound at a constant speed. Ramit जो है towards stationary source of sound at constant speed move कर रहा है stationary सोर्स की तरफ। जो स्टेशनरी एक सोर्स है उसकी तरफ मूव कर रहा है, जिसके साउंड की स्पीड कांस्टेंट है। इनिशियल पोजीशन ही हेयर्स अ पिच ऑफ 5 हर्ट्ज। जैसे यहाँ खड़ा हुआ है तो उसको जो आवाज सुनाई देती है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। अब ये उस सोर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, टूवर्ड्स दी सोर्स, और सोर्स कैसा है? स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है। ठीक है। इफ द पिच फ्रॉम द सोर्स इंक्रीज बाई 4 हर्ट्ज एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज बढ़ जाती है। रमित ट्रेवल, फाइंड द डिस्टेंस he would have traveled towards the source when the pitch is exactly 149 hertz, show your steps। मतलब आपको टोटल डिस्टेंस बताना है कि हर 5 मीटर पर 4 हर्ट्ज बढ़ रही है, तो 149 हर्ट्ज जब उसको सुनाई देगी तब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो यहाँ क्या क्या गिवन है? ये भाई सबसे पहले कितनी सुनाई दी उसको? सबसे पहले सुनाई दी है फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज की, फिर 4 बढ़ती चली जाती है, अगली क्या होगी? 9, फिर क्या होगी? 13, और ये कहां तक बढ़ रही है? ये 149 तक जाती है। तो आपको ये बताना है कि अगर हर 5 मिनट में 4 बढ़ रही है तो उसको यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि n, उसने कितना यहां तक पहुंचने में वो कितने कदम चला, वो कितनी बार आगे गया, उसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब मान लीजिए मैं यहां हूं, 5 मिनट बाद मैं यहां आ गया, 5 मिनट बाद मैं यहां आ गया, अब मुझे फ्रीक्वेंसी 9 हर्ट्ज सुनाई दे रही है, फिर मैं आ गया, थोड़ा सा आगे, फिर 13 सुनाई दे रही है। तो ऐसे ही मैं ये देखता हूं कि मैं कितना आगे गया हूं, मैंने कितने स्टेप्स लिए हैं जिससे मैं 149 तक पहुंचा हूं। उन स्टेप्स को 5 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 मीटर से, आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, समझेंगे। A5 है, 4 बढ़ता चला जा रहा है, D4 है, और जो इसकी लास्ट टर्म है वो 149 है, और इसका n हम पहले निकालना चाहेंगे। तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की जगह रखेंगे 149, a की जगह रखेंगे 5, n माइनस वन और d की जगह रखेंगे 4। 149 माइनस 5 कर देंगे और यहाँ मेरे लाडलों 4 रखेंगे और ये n माइनस वन होगा, तो ये हो जाएगा 144, और यहाँ 4 रहेगा, ये n माइनस वन रहेगा, तो ये आ जाएगा 36, n माइनस वन इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 37, तो n आ जाएगा 37। मतलब 37वां स्टेप होगा जब वो यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब इनिशियल पोजीशन उसकी जो भी थी, तो अब वो कहाँ पहुँच गया है? 37 स्टेप्स पर। 37 स्टेप्स लगेंगे
और एक स्टेप में 5 मीटर, हर 5 मीटर पर वो बढ़ रहा था। तो 37 इंटू 5, 5 इंटू 7, 5 3, 185 मीटर चलने के बाद उसको ये सुनाई देगी कि हर्ट्ज जो होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो आवाज होगी वो 149 हर्ट्ज की होगी। कब? जब वो 185 मीटर चल चुका होगा। समझ में आ गई है बात? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत आसान है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ मुझे नहीं लगता इसमें होनी चाहिए। आगे चलें, नेक्स्ट। चलिए चलिए चलिए। गिवन बिलो are the details of an experiment using a bucket and a mug to understand water consumption। वाटर कंजम्पशन की कुछ एक्सपेरिमेंट है, उसको देखते हैं क्या है। एक बकेट है जिसका वॉल्यूम 30 लीटर है, मतलब एक बकेट है जिसमें 30 लीटर पानी आ जाता है। एक मग है जिसका वॉल्यूम 120 है, जिसका वॉल्यूम 120 टाइम्स है बकेट के वॉल्यूम से। ठीक है, मतलब जितना पानी बकेट में आ रहा है टोटल, उसका 120 पार्ट मग में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई सर? बकेट के अंदर इनिशियल 1 लीटर पानी है, मौजूद है टैप के खोलने से पहले। मतलब एक बाल्टी रखी है आपके पास, उसमें पहले से 1 लीटर पानी मौजूद है, मैंने अभी टैप को ओपन नहीं किया है, और बकेट की पूरी वॉल्यूम है, उसके अंदर टोटल पानी आ जाएगा 30 लीटर। 1 लीटर पहले से मौजूद है, अभी पानी का टैप नहीं खोला है। बहुत बढ़िया। द टैप इज फिलिंग द बकेट एट अ कांस्टेंट रेट 0.1 लीटर पर सेकेंड। 1 लीटर 1 सेकंड में 0.1 लीटर पानी बकेट में चला जाता है अगर हम टैप को ओपन कर देंगे। एवरी 30 सेकेंड ही टेक्स अ मग फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट। हर 30 सेकेंड बाद बकेट से पूरा मग पानी निकाल लिया जाता है। राइट एन एपी फॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बकेट एवरी 30 सेकेंड। हर 30 सेकेंड के बाद जो पानी निकाल लिया जाता है उसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मुझे लिखनी है। आइए, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मग। मग का जो वॉल्यूम है वो 1/20 टाइम्स है किसके? 30 के, क्योंकि बकेट के वॉल्यूम का 1/3 ये टाइम है, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 लीटर पानी आ जाएगा मग में। कितना पानी आ जाएगा? 1.5 लीटर पानी मग में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और पानी कितनी स्पीड से भरा जा रहा है? 1 लीटर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 0.1 लीटर पानी भर दिया जाता है। तो 30 सेकंड में कितना भर दिया जाएगा भाई? 0.1 इंटू 30, यानी कि ये कैंसिल, 3 लीटर पानी आ जाएगा। 3 लीटर पानी भर दिया जाएगा कितनी देर में? 30 सेकंड में 3 लीटर पानी बकेट में चला जाएगा। ये भी बात बिल्कुल समझ में आ गई सर। अच्छा जी, 1.5 लीटर पानी हर 30 सेकंड में निकल जाता है। 1.5 लीटर पानी हर 30 सेकंड में निकल जाता है। और पानी पहली मौजूद कितना था? 1 लीटर पहले से मौजूद है। जैसे ही 30 सेकंड होंगे, जैसे ही 30 सेकंड होंगे 3 लीटर भर जाएगा, 1.5 लीटर निकल जाएगा। तो कितना बचेगा पानी, जरा मुझे बताइए। तो क्या समझे बात को? 3 लीटर, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 3 लीटर भर रहा है, ऐसे लिख दूं, 3 लीटर भरा और 1.5 लीटर निकल गया। 1.5 लीटर भैया रे निकल चुका है मेरे लाडलो, 1.5 लीटर निकल गया है। 3 भर चुका है, 1.5 लीटर निकल गया, कितना बचा? मतलब हर 30 सेकंड में 3 लीटर भरा जाएगा और 1.5 लीटर निकलेगा। तो अगर पहले 1 लीटर था तो 3 में से 1.5 निकल गया, बच कितना गया? 1.5। कितना बचा? 1.5। तो अगला 1 में 1.5 प्लस हो गया, कितना हो गया? 2.5। फिर कितना हो गया?
डेढ़ लीटर 4, फिर कितना हो गया 5.5 एंड सो ऑन। दिस इज द एपी। ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी एपी। 3 लीटर भरा जा रहा है, 1.5 लीटर निकल रहा है हर 30 सेकंड में, तो 3 माइनस 1.5 1.5, तो 1.5 प्लस होता रहेगा हर 30 सेकंड बाद। हर 30 सेकंड बाद पानी 1.5 लीटर बकेट में भरता चला जाएगा। ये हमारी एपी बन रही है जो हमसे बनवा रहा था। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बकेट आफ्टर एग्जैक्टली 7.5 मिनट। बकेट में कितना पानी होगा 7.5 मिनट बाद। ये हमें निकालना है कि बकेट में कितना पानी। क्या पूछ रहा है हमसे कि 7.5 मिनट बाद बकेट में कितना पानी होगा। भाई 1 लीटर पहले से था, है ना, 1 लीटर पहले से है, फिर बढ़ता चला जा रहा है 1.5 लीटर, तो 7.5 मिनट बाद कितना पानी होगा। पहले ये देखेंगे कि 7.5 मिनट में कितने सेकंड है। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बदलना है ना थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हो गया, चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। भाई 7.5 मिनट का मतलब कितना हुआ, 7.5 इंटू 60, पॉइंट हटाओ 10 लगा दो, कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 450 सेकेंड, मतलब इतने सेकंड हो गए। भाई 30 सेकंड में कितना पानी भरा जा रहा था, एक सेकंड एक सेकंड बेटा, 30 सेकंड में पानी कितना भरा जा रहा था 3 लीटर, तो 1 सेकंड में कितना भरा जाएगा 3/30। आपको कितने सेकंड में भरवाना है 450 सेकंड्स में, तो कितना आ जाएगा 3/30 इंटू 450, ये कैंसिल 15, ठीक है। 30 सेकंड में 3 लीटर भर रहा था ना भैया, कहाँ गया, 0.1 लीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 0.1 लीटर। नहीं 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 नहीं, भाई यहाँ पे दे रखा है ना 1 सेकंड में 0.1 लीटर है, तो 450 सेकंड में डायरेक्ट निकालेंगे ना, 0.1 इंटू 450, यहाँ से कैंसिल है ना, और इससे ये कैंसिल, तो ये 45 लीटर आ जाएगा पानी के। 45 लीटर जो पानी है वो 450 सेकंड में वो भर पाएगा। कितना पानी भर पाएगा 45 लीटर, सही है ना भाई। कांस्टेंट रेट 0.1 लीटर पर सेकंड से भर रहा है एवरी 30 सेकंड। कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, 450, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 450 सेकंड आ गया ना, ये 450 सेकंड आ गया, 450 सेकंड ये निकल के आ गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे 30 से, मतलब ये हुआ कि 15 लीटर 30 सेकंड में। मग भी तो निकल रहा है ना, मग से भाई 30 सेकंड में, 30 सेकंड में पानी भी तो निकल रहा है, तो कितना आ गया ये 15 लीटर पानी उसमें जा पाएगा, क्योंकि ये हमारा 30 सेकंड ही टेक्स अ मग फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट। इसका मतलब ये हुआ कि 15 लीटर पानी की अगर बात कर रहा है तो हमें इसकी 16th टर्म यहां पर निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी 16 टर्म, A16 निकालेंगे तो ये आ जाएगा A+15D। तो A का मतलब 1 लीटर, 1 लीटर भर गया, प्लस 15 इंटू डी कितना था, डी कितना था हमारा, डी आया था 1.5, तो 1.5, तो ये हो गया 1
प्लस 15 इंटू 15/10, 3 और ये 2, तो कितना हो गया ये 1 प्लस 45/2 है ना, 45/2, तो ये हो गया 47/2 यानी के 23.5 लीटर पानी होगा। 7.5 मिनट बाद जो पानी होगा कितना होगा, वो होगा 23.5 लीटर पानी होगा मौजूद बकेट के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई ये पूछ रहा था कि 7.5 मिनट में एग्जैक्टली 7.5 मिनट बाद कितना होगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको ये किया कि हमने पहले से सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसको 30 से डिवाइड किया, क्योंकि 30 में वो पानी निकल भी तो रहा है, तो 15 लीटर की बात कर रहा है। 15 लीटर मतलब कहाँ पे हुआ, 15वीं टर्म पे पहुंच गए हमने 30 से डिवाइड ही इसलिए किया है कि हम 15th पर हैं। 15 सेकंड बाद, ये एग्जैक्टली 7.5 मिनट बाद के क्या होगा, तो 7.5 मिनट बाद पे क्या होगा कि हमने 7.5 मिनट पे तो ये निकाल लिया 15 लीटर के बाद अब क्या होगा, अब 15 लीटर के बाद जो होगा वो ये होगा कि हम 16वीं टर्म निकालेंगे, जिससे हमारा पानी निकल के आ जाएगा 23.5 लीटर। क्लियर है बात? तो ये था हमारा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर हम। हो गया? नेक्स्ट, Kevin is baking a tall layer wedding cake as shown below. The customer has ordered a 111 kg cake and 12 layer. एक कस्टमर ने 111 किलो का केक बनवाया है जिसकी लेयर्स कितनी है 12, जो इमेज में दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ठीक है। इमेज इज फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ओनली, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट होगा, आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए बस। फॉर द केक टू स्टैंड प्रॉपरली, केक को प्रॉपरली खड़ा करने के लिए बॉटम में मोस्ट केक 17.5 kg, मतलब सबसे ज्यादा ये यहाँ पर जो वेट है वो 17.5 है। उसके बाद रिड्यूस कर रहे हैं हर लेयर का, कॉन्जिक्यूटिव लेयर का, और सेम रिड्यूस कर रहे हैं। तो पहला 17.5 है, टोटल लेयर कितनी है 12 है, और टोटल वेट कितना है 111 है। आपसे कह रहा है बाय व्हाट वेट डज ही रिड्यूस ईच सब्सीक्वेंट लेयर। देखिए केक का वेट 17.5 किलो का है, उसके बाद ऊपर वाली बेस थोड़ी कम की, सेम कम करते चले जा रहे हैं, सेम कम करते चले जा रहे हैं, जो रिड्यूस हो रहा है वेट वो इक्वल हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस यहां पर बराबर है। तो जो बेस है मेरी वो ए हो जाएगी। पहला फर्स्ट टर्म जो है वो मेरी पहली बेस है 7.5 किलो, 17.5 किलो की। उसके बाद टोटल वेट जो है पूरे केक का वो है 111 kg, ये मेरा एस एन हो गया। 12 लेयर है, ये मेरा एन हो गया। मुझे डी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पहले डी चाहिए। मैं डी निकाल दूंगा सर। कैसे निकालूंगा सर, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकाल दूंगा सर। एस एन की जगह 111 रखूंगा, एन मुझे पता है कितना है 12 है सर, ये 2, ए मुझे पता है 17.5 है, और ये एन माइनस 1, और डी की जगह पर हमें नहीं मालूम क्या है, ये 6 हो गया सर। 111 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 35, 17.5 इंटू 2 35 प्लस 12 माइनस 1 और डी की जगह पर डी। ठीक है, 3 6 और 9 और ये 7, 3 दून 6 और 9 और 2 बचेगा 7, 37 सही है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ गया 37/2, और ये है मेरे पास 35, और ये है 11d, 35 प्लस 11d है। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ?
कोई दिक्कत नहीं है सर, देखते हैं आगे क्या होता है। 37/2 माइनस का 35 इक्वल टू 11D। निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो 37 माइनस का 70/2 इज इक्वल टू 11D। तो ये कितना हो गया, 37 40 3 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11D, माइनस का ये कैंसिल 3। तो ये कितना आ गया, D की वैल्यू आ गई, D आ गया -3/2, मतलब D आ गया माइनस का 1.5। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि 1.5 किलोग्राम केक धीरे 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 ऊपर जाकर कम हो रहा है। मतलब जैसे यहाँ 17.5 था, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 17 16, फिर कितना हो जाएगा 14.5, फिर कितना हो जाएगा 13, ऐसे ही ऊपर जाते जाते सबसे टॉप वाली लेयर सबसे कम वेट की होगी। तो इसीलिए ये इसको बना पाएंगे, इसीलिए इसको लगा पाएंगे। इसी और आखिर में वही पूछ लिया उसने कि व्हाट इज द वेट ऑफ द लाइटेस्ट केक लेयर। लाइटेस्ट केक जो होगा वो ये होगा, यानी इसकी लास्ट टर्म बतानी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हुआ 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 हुआ, देखो अगले पेज पे आ जाते हैं भाई। इसकी जो पहली टर्म थी, कलर बदलेंगे, कलर बदलेंगे। इसकी जो पहली टर्म थी भाई वो 17.5 थी। इसकी पहली टर्म 17.5, इसका कॉमन डिफरेंस आपने निकाला -1.5। इसकी जो लेयर थी वो थी 12। मुझे निकालना है an, क्या निकालना है an, लास्ट टर्म। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और ये d। an मुझे पता नहीं है, a मुझे पता है 17.5 है, n मुझे पता है 12 है, और d मुझे पता है माइनस का 1.5 है। तो ये हुआ 17.5, ये हो गया मेरा 11, और ये हो गया माइनस का 1.5। ये 17.5 है और ये हो गया माइनस का 55, 16.5, ठीक है ना। तो ये हो गया 10 और 17 16 32 33 34। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या यार, कछु मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, मिस्टेक कर रहा हूँ ना, प्लस कर रहा हूँ यार, माइनस होगा सॉरी। तो 5 - 5 0, 7 - 6 1, मतलब 16.5 17.5, मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो 1 kg की होगी। कितने की होगी, 1 kg की लेयर होगी। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, जल्दी से ले लो। हो गया हो गया हो गया। अब आ जाते हैं इसकी बात पर, जो ये बात हो रही थी यहाँ पे। जरा मैं एक चीज देखना चाहूंगा, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 15। इसका आंसर जरा चेक कर लें क्या यारों, इसका आंसर हमें दे रखे हैं ना यहाँ पे, इसका आंसर हम चेक कर सकते हैं भाई, ताकि ये क्लियर रहे ना हम सही कर रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है। भाई ठीक है भाई, सही है, 1.5 आ गया। और राइट द इक्वेशन फॉर द वेट ऑफ द लेयर ऑफ फर्स्ट किल, 1 kg आ गया, बिल्कुल सही, सही है बेटे, सही है, हम सही हैं, सही है, हम बिल्कुल सही हैं, जीत चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे मेरे बेटों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है, कहाँ आ गया यार, हाँ दिस वन। देखिए सर देखिए, मोबाइल आ गया आपका, मोबाइल आ गया, जैसे मोबाइल होगा सबके पास। पार्थ वॉज रिसीविंग स्पैम कॉल, पार्थ एक स्पैम कॉल रिसीव करता है टेली मार्केटिंग सेंटर से। ही गॉट द फर्स्ट कॉल, 2:48 पर उसको पहली कॉल आती है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। फिर कितने मिनट बाद आती है, फिर आती है 2:52 पर, फिर 2:58 पर, फिर 306 पर, फिर 316 पर।
इफ द टेली मार्केटर कंटिन्यू कॉल करता रहता है एक पैटर्न पर, क्या टाइम होगा, एट व्हाट टाइम विल पार्थ रिसीव द 13 कॉल, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 13वीं कॉल पार्थ अगर उठाएगा तो उस वक्त में टाइम क्या हो रहा होगा ये आपको बताना होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, बता देंगे। पहली कॉल कब आई, 2:48 पर। फिर कब आई, है कॉल 52 पर, तो 48 4 52, फिर 60 58, फिर 8। तो इस तरह से पूरा हमें यहां पर निकालना है। इसको निकालते हैं तो शुरू करें क्या। 2:48 और 4 के बीच में डिफरेंस, भाई पहली कॉल का तो नहीं लगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आएगा 4। फिर 2:52 से 58 का डिफरेंस कितना आ गया 6। फिर यहाँ कितना डिफरेंस आ गया 8। फिर डिफरेंस कितना आ गया 6 और 10। तो ये आ गया। कितनी कॉल की है उसने, इसके पास 13वीं कॉल उठा ली है। यहां से 13वीं कॉल मतलब टोटल हो गई 12। तो 12 मतलब ए का मतलब हो गया 4, डी का मतलब हो गया 4 2 6 2, और एन 12वीं एन हो गया 12, क्योंकि इसको इंक्लूड करेंगे ना ये वाली कॉल को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास जो गैप्स आएंगे वो 12 आएंगे। टोटल टाइम निकालना था तो मैं S12 निकाल के यहां दे दूंगा। तो S12 का मतलब समझते हैं ना, एन की जगह 12/2, ए की जगह मेरे बच्चों 4, एन की जगह फिर 12 - 1, और डी की जगह मेरे बच्चों 2 आ गया है। ये हो गया 6 कैंसिल, ये आ गया 8, ये आ गया 11, 11 × 2, तो ये हो गया आपके पास 6, और ये आ गया 18 + 20, सॉरी ये आ गया 8 + 22, तो ये हो गया 6 × 30, यानी कि 180। कितना आ गया 180 मिनट, क्योंकि हम मिनट में ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली 4 मिनट पे, फिर 6 मिनट पे, 4 मिनट पे, पहली 4 मिनट, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे पहला डिफरेंस कितना था 4 मिनट का, फिर 6 मिनट बाद कॉल की, फिर 8 मिनट बाद कॉल की, फिर 10 मिनट बाद कॉल की, ऐसे कॉल कर रहा है। तो 180 मिनट हुए टोटल उसको इस गैप में कॉल करने पर। तो क्या बज रहा होगा जब उसने कॉल उठाई, 180 मिनट का मतलब है 180 मिनट का मतलब है 180 डिवाइडेड बाई 60, 3 आवर्स, 3 घंटे बाद। 3 घंटे मतलब 2:48 अभी हो रहे हैं। 3:48, फिर 4:48, फिर 5:48, यानी के 5:48 पर पार्थ ने कॉल को रिसीव किया होगा। समझ रहे हैं, क्लियर है बात। पार्थ ने 5:48 पर यहां से शुरू किया उसने, और फिर हर इस ड्यूरेशन पे कॉल की। पहले 4 मिनट बात की, फिर 6 मिनट बात की, फिर 10 मिनट, फिर 8 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 16 मिनट, ऐसे करता जा रहा है। और ये इसने टोटल 13 कॉल्स की हैं। पार्थ ने 13वीं कॉल उठाई थी, इसलिए गैप आए थे 12। तो 12 का मतलब 12 इंटरवल, एन की वैल्यू 12, टोटल निकालना था। 180 मिनट तक उसने इस काम को किया, मतलब 180 मिनट का इंटरवल रहा टोटल। अगर देखें तो 3 घंटे बाद जाकर पार्थ ने 5:48 पर उसकी कॉल उठाई होगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे। फिर हो गया। नेक्स्ट देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। तो भाई क्वेश्चन ये है कि शिवम ने एक लार्ज क्वांटिटी में मैरी गोल्ड फ्लावर्स खरीदे डेकोरेट करने के लिए हाउस को। एक वेडिंग के लिए फॉर अ फैमिली फंक्शन, वो टोटल 630 फ्लावर्स को लेकर आया है।
एक पैटर्न को रिक्रिएट करने के लिए। 7 फ्लावर्स उसने लगाए हैं शॉर्टेस्ट गार्लैंड, 35 फ्लावर्स लगाए उसने लॉन्गेस्ट गार्लैंड में, ठीक है। इफ ही केप्ट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव गार्लैंड द सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। हाउ मेनी गार्लैंड्स डिड ही मेक, कितने गार्लैंड्स उसने बनाए, ये ऐसे ये एन पूछ रहा है आपसे, सिंपली क्या पूछ रहा है, एन। भाई उसने सबसे शॉर्टेस्ट क्या लिया, 7, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 7। और उसने जो शॉर्टेस्ट, ही यूज 7 फ्लावर्स इन द शॉर्टेस्ट गार्लैंड, 35 फ्लावर इन द लॉन्गेस्ट गार्लैंड। तो मतलब ये हुआ कि एन जो है वो 35 है, जो लास्ट होगा, जो लास्ट पे उसने लगाया होगा वो 35 है, और जो हमारा एस एन है, टोटल फ्लावर्स हमारे पास 630 है, तो हमें एन चाहिए। क्या चाहिए हमें, एन चाहिए। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल का। एस एन 630 है, एन हमें पता नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, एन हमें पता नहीं है, और ए 7 है, और एल की वैल्यू 35 है, ठीक है। तो 630 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, और ये 42, ये हो गया आपका 21, ठीक है। ये आ गया 630, और ये आ गया 21, और यहाँ बचा एन, तो ये कितना हो गया, 30। तो कितना आ गया, एन की वैल्यू क्या आ गई, 30। मतलब हाउ मेनी गार्लैंड डिड ही मेक, कितनी गार्लैंड्स बनाए उसने, 30। ऐसे 30 गार्लैंड्स उसने बनाए होंगे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका एक बार आंसर चेक कर लें, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 17। हाँ, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, दैट इज 30। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए समझ में आ जाती है बात, सही किया। इसके बाद जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। हुनर सेड द वैल्यू ऑफ द 20th टर्म ऑफ एनी एपी इज डबल दैट ऑफ द 10th टर्म। इज हुनर्स स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब कह रहा है कि किसी भी एपी की 20th टर्म डबल होगी उसके 10th टर्म के। मतलब ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब हुनर के कोई भी टर्म, किसी भी एपी की 20th टर्म, ठीक है, डबल होगी उसकी 10th टर्म की। क्या ये हर एक एपी के लिए पॉसिबल है, चेक करते हैं। A20, ए प्लस 21, ए प्लस 19D, A20 का मतलब ए प्लस 19D, और A10 का मतलब ए प्लस 9D। तो ये ए प्लस 19D, और ये 2a प्लस 18D। 19D में से 18D कर देंगे माइनस, और 2a में से a कर देंगे माइनस, 19 माइनस 18 D, 2a माइनस a, यानी a और d दोनों बराबर होने चाहिए। ये कहाँ पॉसिबल होगा, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब a की और d की दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएं, तभी एपी की 20वीं टर्म डबल होगी 10th टर्म के। मतलब अगर 10th टर्म 10 है तो 20th टर्म 20 होगी, अगर 10th टर्म 40 है तो 20th टर्म 80 होगी। लेकिन ये कब होगा मेरे लाडलों, ये तब होगा जब ए और डी दोनों बराबर होंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस और पहली टर्म दोनों अगर बराबर आ जाएं तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हुनर का जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। कि इसने ये कहा था कि क्या ये हर एपी के लिए वैलिड है, नो, ये सिर्फ उसी वैलिड एपी के लिए वैलिड है जिसमें
ए और डी बराबर आ जाए। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत अच्छे, बिल्कुल एक का एक इस चीज क्लियर है। जल्दी से इसको नोट करेंगे, जल्दी। ठीक है, क्लियर है, हो गया ये, हो गया। चलिए आगे चलेंगे। दिस द एवरेज ऑफ एन एपी विद 150 टर्म इज 0। 150 टर्म का जो एवरेज है वो 0 है। वन ऑफ इट्स टर्म इज 0, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। इस एपी की कौन सी टर्म क्या होगी? इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। द एवरेज ऑफ एन एपी विद 151 टर्म्स, कितनी टर्म है? 151 टर्म्स है। तो ये पूछ रहा है इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। तो इस एपी का की जो एवरेज है, तो पहली बात तो ये कि ये जो 151 है वो कैसा है? ऑड है। तो इस एपी की जो ऑड टर्म जो यहां पर एवरेज आएगा वो इसकी मिडिल टर्म होगी। क्या होगी? इस एपी का जो एवरेज आएगा वो इसकी सॉरी एक सेकंड बेटा वेट। तो इस एपी का जो एवरेज आएगा वो इसकी मिडिल टर्म होगी। क्या होगी? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? जब एन ऑड होता है तो जो इसकी मिडिल टर्म होती है, जो इसकी मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी? 151 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 152 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा? 2 6 और ये नहीं सॉरी 2 14 और 6, मतलब 76 टर्म जो होगी वो इसकी मिडिल टर्म होगी। तो यही तो कह रहा था, द एवरेज ऑफ एन एपी विद 151 टर्म। तो एवरेज कितना आएगा? जो इसकी 76 टर्म होगी वही इसका एवरेज होगा। तो 76 टर्म, इसकी जो 76 टर्म होगी यानी कि a प्लस 75d, ये क्या होगी? 0 होगी। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो अगर n ऑड है तो जो उसकी मिडिल टर्म होती है वही उसकी क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एपी की, अगर n ऑड है, क्योंकि इसका एवरेज कितना दे रखा है? 0। तो n अगर 151 यानी ऑड है तो इसकी जो मिडिल टर्म आएगी वो n प्लस 1 अपॉन 2 आएगी। और अगर n इवन होता तो इसकी दो मिडिल टर्म होती, एक n अपॉन 2 और एक n अपॉन 2 प्लस 1। समझ गए? तो जो इसकी मिडिल टर्म है वही एपी की टर्म होगी। ले लीजिए इसको, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म ऑफ एन एपी टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 11 टर्म इज गिवन बाय 1:4। मतलब ये हुआ कि द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स और सम ऑफ इट्स फर्स्ट 21 टर्म्स क्या है? देखिए S11 और S21 का जो सम है, सम का रेशियो है वो 1:4 है। ठीक है, शो करना है कि 23A प्लस 10D 0 के बराबर होगा, जिसमें A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है AP का। हमें ये लेकर आना है, ये ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। S11 मतलब S11 मतलब 11/2, 2A प्लस 11 माइनस 1 और ये D, और S21 मतलब 21/2 और 2A प्लस 21 माइनस 1 और ये D, और ये किसके बराबर है? 1/4 के। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 11/20 बचेगा। 21 टर्म्स थी ना, तो हाँ ठीक है, 11/21। तो यहाँ क्या बचा? ये बचा 2A प्लस 11 माइनस 1 10D। देखो
11 माइनस 1 10, और ये यहाँ 2a, और ये 21 माइनस 1 20, और ये d, और ये कितना हो गया 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको 11/21 ही रहने देना, ठीक है ना। 2 कॉमन लाओ ऊपर से, क्या बचेगा a प्लस 5d, यहाँ से भी 2 कॉमन लाओ, क्या बचेगा a प्लस 10d, और ये बचने वाला है 1/4, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 11 इधर आ जाएगा, 12 उधर 21 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये बचा ऐसे, देखो ऐसे, अभी थोड़ा सा और लिख लूँ, 11 इंटू ए प्लस 5d और 21 इंटू ए प्लस 10d, और ये 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। 11a प्लस का 55d, और ये 21a प्लस का 210d, और ये 1/4, सिंपल। अब 4 को इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो। जब इधर लाओगे तो ये हो गया 44a प्लस का 220d, जब ये उधर जाएगा तो 21a प्लस 210d, सिंपल। 44a में से 21a माइनस कर दो, इज इक्वल टू 210 में से 210d में से 200, इधर एक सेकेंड, 210d माइनस 220d, ये कर देते हैं। यहाँ कितना बचेगा 3 2, ठीक है, 21 3 24 34 44, ठीक है। और ये हो गया हमारा a, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 10d, इसको इधर ले आओ तो 23a प्लस 10d इज इक्वल टू 23a प्लस 10d इज इक्वल टू 0। यही हमें लेकर आना था, यही हमसे प्रूफ करवा रहा था कि इसको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया हो गया हो गया, एक पार्ट और इसका भी। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ द अबव AP ओनली इन टर्म्स ऑफ a एंड n। इस AP को a और n की टर्म में और आपको लिखना है। ये हो गया, कैसे लिखेंगे इसको नोट करो पहले जल्दी से। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ बस, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है ना, तो ये कर देते हैं यहाँ पर। सेकेंड पार्ट, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a 23a इज इक्वल टू माइनस का 10d, 23 प्लस 10d को यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप ये करिए कि a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू अगर मैं वहां से देखूं तो कितनी आ जाएगी माइनस का 23a अपॉन 10 आ जाएगी। देखिए वहां से भाई 23a माइनस का 10d, 23a अपॉन माइनस का 10 इज इक्वल टू d आ गई भाई। तो बस यहीं रख दिए इसको, तो ये हो गया a और माइनस का 23an माइनस का दिस, है ना। 23a अपॉन 10 n से मल्टीप्लाई हुआ, और 23 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 23a अपॉन 10, 10a प्लस 23 ये कितना हो गया 43, 23 और 10 33, 33a अपॉन 10, ठीक है ना। और माइनस का 23an अपॉन 10, ये आ गया, ठीक है। इसमें से ये an आ गया किसकी टर्म में, a की और n की टर्म में, an इज इक्वल टू a प्लस n। इसमें आप कुछ कॉमन लेना चाहें कॉमन ले सकते हैं, बाकी हमारा ये तो आ ही गया है। कॉमन चाहे a अपॉन 10 कॉमन ले लीजिए,
इसके अलावा तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, बाकी जो बचेगा वही हमारा आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, जल्दी से हो गया। चले, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि शोन बिलो इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स, a structure created by a stacking player card on the top, each small triangle is made of using 3 cards, 3 कार्ड से बनाया गया है, and each layer has one less triangle than a layer below it। मतलब हर ट्रायंगल जो है वो एक ट्रायंगल कम कर दिया जा रहा है। अंकित और उसका फ्रेंड एक स्लीप ओवर एंड wanted to do something, one of the friends suggested they could make a house of card। आगे जाना पड़ेगा। Ankit and his friend want to use 3 cards in the top layer and 18 in the bottom layer, forms an AP showing the number of cards in each layer starting from the top layer। Ankit and his friend to use 3 cards in the top layer, मतलब A3 हो गया, और 18 in the bottom layer, तो लास्ट 18 हो गया। तो ये क्या बनाना चाह रहे हैं, AP बनाना चाह रहे हैं। तो हमें A दे दिया है और AN दे दिया है, N हमें नहीं दिया। N एक सेकंड देख लेते हैं कितना था। कितना था N भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। shown below the house of card structure created by stacking player card on the top of each other in the shape of a pyramid, each small triangle is made using 3 cards। 3 कार्ड से बनाया गया है, and each layer has one less triangle than the layer below it। एक एक ट्रायंगल कम करते चले गए हैं, ठीक है। each layer has one less triangle than the layer below it। तो पहले 3, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। देखिए इसको बनाते हैं, AP को बनाते हैं इसकी। तो पहला तो आसान है, पहला आसान है कि भाई 3 कार्ड अंकित है, वी वांट टू यूज 3 कार्ड्स इन द टॉप लेयर एंड 18 इन द बॉटम लेयर। तो कितना बन गया, 3 बन गई, फिर 6, फिर 9, फिर 12, है ना, फिर 15। ये AP बन जाएगी बहुत आसानी से, क्योंकि 3 कार्ड्स यूज कर रहा है वो, है ना। यहाँ दे रखा था ना कि क्रिएटेड प्लेइंग यूजिंग 3 कार्ड्स एंड ईच लेयर हैज वन लेस ट्रायंगल देन द लेयर बिलो इट। तो यहाँ पर देखो 3 और एक ये एक एक बनाता चला जाएगा, फिर 6 ट्रायंगल हो जाएंगे। 1 2 3 इस तरह से ट्रायंगल बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले 3 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 9 होंगे, फिर 12 होंगे। देखो ये बढ़ते चले जा रहे हैं ना। तो इसी तरह से ये पिरामिड बन रहा है। तो इसने कहा था कि पहले आप बनाओ कि अंकित एंड हिज फ्रेंड वांट टू यूज 3 कार्ड्स इन द टॉप लेयर एंड 18 इन द बॉटम लेयर, फॉर्म एन AP शोइंग द नंबर ऑफ कार्ड इन ईच लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेयर, ठीक है। अगला पार्ट ये है कि अंकित इज प्लानिंग टू मेक अ पिरामिड with the top and bottom layer containing 15 and 138 card, how many layer will such a pyramid had। अब एक और नया पिरामिड वो बनाना चाहते हैं, जिसमें अब जो टॉप की लेयर है, जो टॉप पर लेयर है उसमें 15 होंगे, और जो बॉटम पर है उसमें 138 होंगे। पहले अलग था, अब अलग है। तो आपको ये बताना है कि कितनी लेयर्स बनने वाली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो था हमारे पास 15 था, अब और डी वही है 3, और जो हमारे पास AN है वो 138 है। N निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ लेयर्स हमें यहां पर चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा AN, ये हो जाएगा A प्लस N-1D। तो AN को मैं ले दूंगा 138, A को मैं ले दूंगा 115, N को मैं ले दूंगा यहाँ पर, N तो मुझे चाहिए यार, और D को मैं लिख रहा हूँ 3। तो ये हो गया 138 माइनस का 15, और ये 3, और ये N-1। तो 138 यानी कि 138, 8 5 3 13 -1 12, 123 अपॉन 3, और ये N-1, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 41 N-1
41 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये हो गया 42। सो द वैल्यू ऑफ n इज 42, यानी कि इसमें जो टोटल लेयर्स बनेंगी वो 42 बनेंगी। लेयर्स का मतलब जो हमने अभी पीछे देखी थी लेयर्स, ये लेयर्स 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जो लेयर्स बनने वाली हैं नए पिरामिड में, वो कितनी बनने वाली हैं? वो बनने वाली हैं 42, 42 लेयर्स बनेंगी। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे बच्चों, एक सेकंड देख रुको, इसका आंसर चेक कर लें जरा। तो सही है, 42 ये आ गया, 42। क्लियर है बात? क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हो गया ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए, दे दे हैव अ टोटल ऑफ 360 कार्ड्स विद देम, मतलब टोटल 360 कार्ड हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर दैट अंकित एंड हिज फ्रेंड कैन मेक यूजिंग द कार्ड्स दे हैव, इफ दे वांट टू हैव वन ट्रायंगल, यानी कि 3 कार्ड्स एट द टॉप लेयर, शो योर वर्क। मतलब मैक्सिमम कितनी लेयर बन सकती हैं अगर उसके पास 360 कार्ड हैं और पहली लेयर में एक ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल का मतलब 3 कार्ड्स हैं। मतलब ये हुआ कि ए तो 3 है और टोटल कितना है 360 है, और डी हमारा वही है, कितना था डी, कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ एन पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी लेयर्स बना सकते हैं, बना दें। एस एन एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1, और ये डी। तो भाई एस एन की जगह 360 रख दो, एन बाई 2 रख दो, ए की जगह 3 रख दो, एन की जगह एन रख दो, और डी की जगह 3 रख दो। तो ये हो गया 360 एन बाई 2, 6 प्लस 3n माइनस 3, और ये 3 बचेगा यहाँ पर, है ना? सही है, तो ये आ गया आपका, यहाँ आने वाला है 360 इज इक्वल टू n अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस 3n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 n बाई 2, और यहाँ से 3 कॉमन, 1 प्लस n, ये कैंसिल यार, 360 n बाई 2, 3 कॉमन, 1 प्लस n, ये इससे कैंसिल, 120 n बाई 2 और n प्लस 1। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 240, 2 इंटू 120, और ये बचेगा n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके करने हैं हमें फैक्टर। 240 के दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आ जाए, क्या होंगे? 240 के दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आ जाए। क्या ले लें, क्या ले लें? 21, 240, 16 और 9, 12 और 2। चलो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 60, 30, 15, 3, 29, 8, 15, 8, 9, 4 2 8, 15 15 30, 9, 15, 10, 10 9, और 16, 16 और 15, 16 और 15 क्या हो जाएंगे? एन स्क्वायर प्लस का 16n और माइनस का 15n माइनस का 240 इक्वल टू 0, 1550 आ गया ना? ठीक है, n कॉमन,
n प्लस 16 माइनस 15 कॉमन, n प्लस 16, तो दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया n प्लस 16 और दूसरा हो गया n माइनस 15। तो n की एक वैल्यू आ गई -16 और n की एक वैल्यू आ गई 15। मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकती इसकी लेयर्स, तो माइनस खत्म। तो मैक्सिमम मैक्सिमम हम इसकी कितनी लेयर बना सकते हैं? मैक्सिमम बना सकते हैं मेरे बच्चों 15 लेयर, अगर हमारे पास टोटल 360 कार्ड्स हैं। तो कितनी लेयर्स बन सकती हैं? कितनी बन सकती हैं? 15 लेयर्स बन सकती हैं। ठीक है, आंसर एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है, आंसर चेक करके थोड़ा सा क्लियर हो जाती है इमेज। सही है, वेरी गुड, 15, गुड। तो ये हो गया हमारा कार्ड्स का, कि अगर इतने कार्ड होंगे तो मैक्सिमम 15 लेयर बनेंगी। यहां हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, यहां हम अपनी बात को खत्म करते हैं, एंड करते हैं आज का सेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत नए टाइप के क्वेश्चन हमने आपको लगा दिए हैं। बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी, क्लियर हो गए होंगे सारे कंसेप्ट, मजा आ गया होगा करने में। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए और क्वेश्चंस करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये हमारी वीडियोस, और मेहनत करते रहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। जितना आप इसको वक्त अब देंगे उतना आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, टाइम हमारे पास कम होता चला जा रहा है और हमारा जो बोर्ड है वो नज़दीक आता चला जा रहा है। बहुत वक्त नहीं बचा हुआ है, बहुत ही कम टाइम है। जितना जितना आप जल्दी इसमें एफर्ट्स लगा देंगे उतना आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।